नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर फिर से आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका पहला वीडियो आज हम शूट करने जा रहे हैं। आपके एसआई और यूपी कांस्टेबल का जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हम लोग का पुलिस से संबंधित न्याय निगमन यानी हमारा कथन और निर्णय से संबंधित, कथन और कार्यवाही से संबंधित क्या होता है, सवाल आता है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं पुलिस न्याय निगमन। ठीक, पुलिस न्याय निगमन के हम लोग एमसीक्यू को हल करेंगे। कुल 50 क्वेश्चन का श्रृंखला यानी लगभग 50 क्वेश्चन का श्रृंखला हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग 4 से 5 वीडियो में क्या करेंगे, एक एक करके शूट करेंगे। तो आज केवल 10 क्वेश्चन पे हम लोग बहुत ही विधिवत और बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे जो आपके यूपी के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और पहले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन के बारीकी से, मतलब पूरे क्वेश्चन को हम लोग बहुत बारीकी से और बहुत आराम से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, कानून प्रवर्तन में पुलिस विवेक की क्या भूमिका है। पहला क्वेश्चन क्या है, कानून प्रवर्तन में पुलिस विवेक की क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार किए बिना कानून को कठोरता से लागू करना। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भाई पुलिस की अगर बात करें तो वो किसी भी कानून को कठोरता से लागू नहीं कर सकता। दूसरे अगर ऑप्शन की बात करें तो अधिकारियों को स्थिति जन्य कारकों और पेशेवर निर्णय के आधार पर सूचित निर्णय लेने की अनुमति देना। तो देखिए क्या दिया है, अधिकारियों को स्थिति जन्य कारकों और पेशेवर निर्णय के आधार पर सूचित निर्णय लेने की अनुमति देना। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, व्यक्तियों के कुछ समूह के विरुद्ध भेदभाव करना, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस अधिकारी की अगर बात करें, पुलिस के भूमिका की अगर बात करें तो यह किसी समूह के प्रति विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकता। कानूनी मानकों पर व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को प्राथमिकता देना, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं और इसको और डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए की पॉइंट्स क्या कह रहा है, की पॉइंट्स कह रहा है हमारा कि देखिए 4 तरह के निर्णय होते हैं। एक हमारा क्या था, व्यवसायिक निर्णय, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है कानूनी मानक और चौथा है सामुदायिक पुलिसिंग। पहला व्यवसायिक निर्णय की बात करें तो पुलिस विवेक अधिकारियों को प्रत्येक स्थिति का स्वतंत्र रूप से आकलन करने और उचित निर्णय लेने के लिए अपने ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव को लागू करने में सक्षम बनाता है। लचीलापन की बात करें तो कह रहा है, विवेक विभिन्न घटनाओं से निपटने, सार्वजनिक सुरक्षा, जोखिमों को कम करने और संघर्षों को शांतिपूर्वक हल करने जैसे कारकों पर विचार करने में लचीलापन की अनुमति देना। कानूनी मानक की अगर हम बात करें तो अधिकारी क्या करता है, निष्पक्षता, स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी मानकों, नीतियों और नैतिक दिशा निर्देशों के ढांचे के भीतर विवेक का प्रयोग करते हैं। अब अंतिम है आपका सामुदायिक पुलिसिंग क्या होता है। सामुदायिक पुलिसिंग की बात करें तो विवेक का प्रभावी उपयोग समुदाय के साथ सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देता है तथा विश्वास बनाता है और कानून प्रवर्तक के लिए समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो पहले ऑप्शन की, अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला प्रश्न कह रहा है हमारा क्या, पहला प्रश्न कह रहा है कि कानून प्रवर्तन में पुलिस विवेक की क्या भूमिका है। तो हमने दूसरा ऑप्शन टिक किया था, दूसरे ऑप्शन को हमने राइट कहा था और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, अधिकारियों को स्थिति जन कारकों और पेशेवर निर्णय के आधार पर सूचित निर्णय लेने की अनुमति देना। ये वाला जो ऑप्शन है हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात की जाए तो प्रश्न संख्या 2 है आपका, पुलिस अधिकारी के रूप में, देखिए दिया है
प्रश्न संख्या 2, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा या व्यक्ति के द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है, मतलब क्या प्राथमिक कारण है? तो यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, साथ ही है अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, तीसरा है यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, या देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है। तो देखिए, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। हाँ, ये तो भाई सही है कि आपको एक तरीके का शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, सही रूप में नहीं रखेंगे। अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, ये भी कोई भी एकदम लीगल अगर फैक्ट देखा जाए तो ये भी नहीं होगा। यह नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ में अंतिम देखा जाए ऑप्शन 4, तो देश की सेवा का अवसर। ठीक, किसी भी प्रशासनिक सेवा की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक सेवा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, देश की सेवा करने का अवसर। प्रशासनिक सर्विस आपको देश का सेवा करने का प्रमुख रूप से क्या करता है, सेवा प्रदान करने का, अवसर प्रदान करने का क्या करता है, भूमिका निभाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को अगर हम लोग देख लें, विकल्पों की अगर हम जांच करें तो हमने कहा क्या, देखिए पहले विकल्प में क्या था कि यह जो शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, तो जबकि शक्ति और अधिकार नौकरी के पहलू से हो सकते हैं, उन्हें पुलिसिंग जैसे पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण होना चाहिए। इससे प्रेरणा के परिणाम स्वरूप अनैतिक कार्य अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। भाई, अगर आपको किसी भी विभाग में किसी पद पर बहुत सारे अधिकार और शक्ति प्रदान किए जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्तियों के द्वारा उन शक्तियों का क्या किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, यही ऑप्शन था। तो देखिए, जबकि अपराधियों को पकड़ना काम का हिस्सा हो सकता है, बात सही है, पुलिस के का है, काम का हिस्सा है अपराधियों को पकड़ना। केवल उत्साह के पहलू पर ध्यान केंद्रित करना पेशे की सतही समझ का संकेत हो सकता है। पुलिसिंग में अपराधियों का पीछा करने के अलावा और भी कुछ शामिल है, क्योंकि भाई पुलिस की अगर बात की जाए तो वह केवल अपराधियों को ही नहीं पकड़ता, और भी कई सारे काम है जो उसके सर्विस से रिलेटेड है। इसमें सामुदायिक सेवा है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि यह नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, यह नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है। एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें दिया है जबकि नौकरी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। भाई, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर नौकरी मिल जाए तो भाई एक तरीके से क्या हो जाता है, ये मानता है कि हमारा लाइफ जो है एक तरीके से सिक्योर हो गया है। यह पुलिसिंग जैसे पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण नहीं होना चाहिए, बात सही है। अगर आप किसी सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो उसके पीछे केवल एक कारक नहीं होना चाहिए कि हमारा लाइफ सिक्योर हो गया, क्योंकि उससे जुड़े हुए और भी अन्य गतिविधियां होती हैं। प्रेरणा, न्याय को कायम रखने और सामुदायिक सेवा करने की सच्ची इच्छा आनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा था, राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करना। हमने यही आंसर को सही माना था, और यह फैक्ट देता है कि यह विकल्प सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का महान आदर्शों के अनुरूप है, तथा पुलिसिंग मूलतः समुदाय की सुरक्षा, सेवा करना, कानून का पालन करना, न्याय सुनिश्चित करना और राष्ट्र की सेवा के लिए इस पेशे को चुनना तथा लोक कल्याण और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है विकल्प नंबर जो 4 हमारा था प्रश्न में, वह हमारा विकल्प क्या है, राइट आंसर है। यानी अगर हम प्रश्न की बात करें, एक बार पुनः प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न हम आपको एक बार बता देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है कि देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक एक ऑप्शन के जो है डिस्क्रिप्शन को अच्छे से डिस्कस किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात की जाए तो प्रश्न संख्या आपका 3 है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो पहला दिया है डीजीपी पुलिस महानिदेशक, दूसरा ऑप्शन है पीएसआई पुलिस उपनिरीक्षक, तीसरा है आपका एसपी सहायक पुलिस आयुक्त, और चौथा है आपका डीएसपी पुलिस आयुक्त। इसमें से आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सबसे आपका
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? तो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी की बात करें तो क्या होगा? डीजीपी पुलिस महानिदेशक। कौन सा? डीजीपी, यानी पुलिस महानिदेशक जो है वो क्या है? आपका सबसे उच्च अधिकारी होता है। चलिए इसको और डिस्क्राइब करके और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए डीजीपी की अगर बात करें तो आंसर की ऑफ क्या कह रहा है, की ऑफ पॉइंट्स क्या कह रहा है? डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है। देखिए डीजीपी पोस्ट के बारे में बता रहा है, यानी पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस बल का क्या होता है? प्रमुख होता है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी भारतीय पुलिस सेवा में एक पद है जो भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी के पास होता है, जो आमतौर पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बल का नेतृत्व करता है। दूसरा क्या दे रहा है? डीजीपी की नियुक्ति मंत्री परिषद द्वारा की जाती है और उसे 3 सितारा रैंक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3 सितारा रैंक प्राप्त होता है। साथ ही अगला फैक्ट दिया है, राज्यों के पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति यूपीएससी के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है? किया जाता है। अगला दिया है, यूपीएससी के नियमों के अनुसार राज्य सरकार को 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजने की आवश्यकता होती है और 3 नामों का अंतिम रूप देने के बाद सीमित फिर से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगी। इन 3 अधिकारियों में से राज्य सरकार डीजीपी को क्या करता है? नियमित करने के लिए बाध्य करता है। ठीक, तो हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न पे एक बार पुनः आते हैं और फिर से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? तो इसमें हम लोग का राइट आंसर भाई कौन सा था? पहला कौन सा? डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक। ठीक, चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? इस ऑप्शन में यह देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्ट है, कौन सा ऐसा पहलू है जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थिति पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना। दूसरा कह रहा है समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। तीसरा कह रहा है निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना। चौथा कह रहा है कि भाई अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता से गश्त बढ़ा देना। तो इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, सबसे समीचीन फैक्ट, तो आंसर आपका फैक्ट नंबर 2 लग रहा है। क्या? समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाए रखना, ये सबसे ज्यादा आपको क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात करते हैं, आंसर की पॉइंट्स की अगर बात करें तो देखिए आंसर की पॉइंट यानी इसके हम लोग डिस्क्रिप्शन को समझे तो क्या कह रहा है? समुदाय के साथ विश्वास और तालमेल बनाना सामुदायिक पुलिसिंग का एक बुनियादी पहलू है जो पुलिस और समुदाय के सदस्यों के बीच सकारात्मक संबंध बनाने पर केंद्रित है, जिसकी वे सेवा करते हैं। विश्वास निर्माण कई कारकों से आवश्यक होता है। पहला है प्रभावी समस्या का समाधान, दूसरा है सामुदायिक सशक्तिकरण, तीसरा है अपराध और भय में कमी और चौथा है स्थिरता। एक एक को समझते हैं। प्रभावी समस्या का समाधान, जब आपसी विश्वास होता है तो समुदाय के सदस्यों द्वारा पुलिसिंग के साथ सहयोग और संभावित मुद्दों पर अपराधों या अपराधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की अधिक संभावना होती है, जिससे केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय सक्रिय समस्या समाधान की अनुमति मिलती है। सामुदायिक सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो विश्वास और तालमेल
समुदाय के सदस्यों को उनकी सुरक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं को पहचानने, प्राथमिकता देने और संबंधित करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है। तीसरा है अपराध और भय में कमी। क्या कह रहा है? विश्वास कायम करने से अपराध में कमी आ सकती है और समुदाय में अपराध के प्रति भय कम हो सकता है। जब पुलिस और समुदाय एक साथ काम करते हैं तो वे अनुरूप रणनीतियां क्या करते हैं? विकसित करते हैं। साथ ही जो मुद्दों के मूल कारणों का समाधान करती है, जिससे अधिक टिकाऊ और प्रभावी परिणाम क्या होता है? प्राप्त होता है। अंतिम है स्थिरता की अगर बात की जाए तो विश्वास पर बने रिश्ते समय के साथ टिकाऊ होने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे पुलिस और समुदाय के बीच निरंतर साझेदारी का बढ़ावा मिलता है। यह निरंतर सहयोग समुदाय में जीवन समग्र गुणवत्ता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। देखिए दिया है कि जब सामुदायिक पुलिस के सभी पहलू सार्वजनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाने पर जोर समुदाय पुलिसिंग दर्शन के मूलभूत है। यह सुनिश्चित करता है कि दृष्टिकोण न केवल कानूनों को लागू करने में है बल्कि समस्याओं को रोकने और सहयोगात्मक और सम्मानजनक तरीके से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार के लिए के सामुदायिक के साथ काम करने के बारे में भी है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? अगर सबसे प्रभावी इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न था हम लोगों का कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला फैक्ट क्या हो जाता है? हमारा दूसरा हो जाता है, जिसमें है क्या आपका? समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। ठीक, कुल 4 प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। अब 5वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक, 5वें प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 5वां प्रश्न है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखते हैं कि 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। देखिए कंडीशन अप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और उस सिचुएशन में देख रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि आप इस सिचुएशन में किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। यानी ये सिचुएशन अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा। यानी अगर आप पुलिस हैं और आप कोई आपराधिक जांच में शामिल हैं तो आपराधिक जांच में शामिल होने के उपरांत वह कौन सा दस्तावेज होता है जो आपको न्यायालय में क्या करना रहता है? शामिल करना रहता है। तो जमानत आवेदन बिल्कुल नहीं, आरोप पत्र। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका आरोप पत्र क्या है? आरोप पत्र को ही क्या किया जाता है? न्यायालय में संलग्न किया जाता है। गिरफ्तारी वारंट पत्र ये भी नहीं होता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट ये भी नहीं होता है। देखिए प्रथम सूचना रिपोर्ट की बात करें तो भाई ये क्या है? FIR है, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। यह अपराध होने के बाद तुरंत व्यक्ति के द्वारा, जो पीड़िता है उसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है? गिरफ्तारी वारंट किया जाता है। फिर क्या होता है? आरोप पत्र को न्यायालय भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? न्यायालय भेजाता है और आरोप पत्र पर सुनवाई करने के बाद क्या करता है? जो जज है वो आपके जमानत के आवेदन पे क्या करता है? आपसे चर्चा करता है। चलिए इसके की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट क्या कह रहा है? डिस्क्रिप्टिव पॉइंट कह रहा है, देखिए कि एक आपराधिक जांच के संदर्भ में आरोप पत्र, हमने कहा था ना आरोप पत्र आपका राइट आंसर होगा। जांच पूरी करने के बाद जांच अधिकारी द्वारा अदालत में क्या किया जाता है? जमा किया गया दस्तावेज होता है। साथ ही कह रहा है निम्नलिखित कारणों से आपराधिक अभियोजन की प्रतिक्रिया में आरोप पत्र जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे औपचारिक आरोप होता है, साक्ष्य का सारांश होता है और होता है क्या? अभियोजन शुरू करना। ठीक, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग औपचारिक आरोप की अगर बात करें तो औपचारिक आरोप पत्र क्या है? आरोप पत्र औपचारिक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? जो आरोप पत्र होता है वह एक तरीके से फॉर्मल, आपके फॉर्मल नोट्स या नोटिस के रूप में क्या करता है? वर्क करता है।
जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध और आरोप शामिल होते हैं, और यह उन सटीक कानूनों को निर्देशित करता है जिनका जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी पर उल्लंघन करने का क्या होता है, आरोप होता है। यानी व्यक्ति के द्वारा अगर कानून के दायरे को तोड़ा गया है या कोई ऐसी गतिविधि किया गया है जो कि अपराध के श्रेणी में आता है, तो वह क्या किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है आरोप पत्र में। साथ ही साक्ष्य का सारांश की बात करें तो उन साक्ष्यों और जांच के निष्कर्षों का सारांश प्रदान करता है जो अभियुक्त के खिलाफ आरोपों का समर्थन करते हैं, जिसमें गवाहों के बयान, यानी पहले क्या किया जाता है भाई, अगर व्यक्ति आपराधिक कार्य किया हुआ है, कानून को तोड़ा है, तो उसका जांच किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उससे संबंधित एविडेंस को रखा जाता है, जैसे गवाहों का बयान, फॉरेंसिक साक्ष्य, मामले से संबंधित कोई अन्य सामग्री है तो वो, ठीक। इसके बाद है आपका अभियोजन शुरू करना। अभियोजन शुरू करना क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो अदालत में आरोप पत्र जमा करना जांच से आपराधिक कार्यवाही के अभियोजन चरण में संक्रमण का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसे यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं कि आरोपी पर कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक। साथ ही अंतिम में है कानूनी आवश्यकता। यह क्या करें, यह दुनिया भर के कई न्यायालयों में एक अनिवार्य कानूनी प्रतिक्रिया है। क्या है, अगर हम लोग कानूनी आवश्यकता की बात करें तो यह दुनिया भर के कई न्यायालयों में एक अनिवार्य कानूनी क्या है, प्रक्रिया है। आपराधिक न्याय प्रक्रिया है में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिससे अभियुक्तों को उनके खिलाफ आरोपों और सबूतों को जानने और तदनुसार अपना बचाव तैयार करने की अनुमति मिलती है। जैसा कि हमने आपको बताया, जब कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पुलिस के द्वारा जो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है उसको आरोप पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, आरोप पत्र कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले पुलिस ये जांच करता है और जांच करने के बाद उस पर जो भी धाराएं लगी हैं वो धाराओं को लगाता है। जांच के दौरान जो भी साक्ष्य इकट्ठा करता है उसको रखता है। इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, इसमें सम्मिलित करता है। प्रश्न हमारा क्या था, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल है, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या भैया, आरोप पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोप पत्र। 5 क्वेश्चन हम लोग का हल हो गया। चलिए 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का क्या होगा, प्रभारी होगा। क्या होगा, प्रभारी होगा। तो पुलिस अधीक्षक पहला ऑप्शन, स्टेशन हाउस अधिकारी, उप महानिरीक्षक और सर्कल अधिकारी, ये 4 ऑप्शन दिया है। क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, तो उसको कहेंगे हम लोग स्टेशन हाउस अधिकारी। क्या कहेंगे हम लोग, स्टेशन हाउस अधिकारी। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, स्टेशन हाउस अधिकारी। आंसर की पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। स्टेशन हाउस अधिकारी थाने का प्रभारी होता है। क्या होता है, स्टेशन हाउस अधिकारी थाने का क्या होता है, प्रभारी होता है। SHO का पद निरीक्षक या उप निरीक्षक का होता है। भारत में कानून एक स्टेशन हाउस अधिकारी को अपराधों की जांच करने की अनुमति देता है। क्या है, भारत में कानून एक स्टेशन हाउस अधिकारी को क्या करता है, अपराधों की जांच करने का
अनुमति देता है, साथ ही वह पुलिस स्टेशन की गतिविधियों की निगरानी करता है और अपने क्षेत्र में कानून और व्यवसाय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अंतिम में क्या कह रहा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुलिस के संबंध में SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है वही क्या होता है, मूल होता है। समझ में आया? तो प्रश्न हमारा क्या था, एक बार पुनः प्रश्न पर चलते हैं और फिर से प्रश्न आपको देखिए। प्रश्न क्या था हमारा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले में एक पुलिस स्टेशन पर नियुक्त किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या है भाई, स्टेशन हाउस अधिकारी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका SHO। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं कि 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वें प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो यहां पे दिया है DGP पुलिस महानिदेशक, फिर दिया है PSI पुलिस उप महानिरीक्षक, SP दिया है सहायक, और उसके बाद दिया है पुलिस उपायुक्त। तो यहाँ पे जो महानिदेशक है ऑप्शन नंबर A, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या, पुलिस महानिदेशक, जिसको हम लोग DGP कहते हैं। क्या कहते हैं, DGP। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी है? तो कौन सा हो जाएगा, DGP। DGP मतलब पुलिस महानिदेशक। चलिए इसके की पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो देखिए, एक बार हम लोग पहले चर्चा किए थे, पुलिस महानिदेशक की बात करें तो राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है। क्या होता है, राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है। पुलिस महानिदेशक DGP भारतीय पुलिस सेवा में एक पद है जो भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारियों के पास होता है, जो आमतौर पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल का नेतृत्व करता है। 3 सितारा हमने आपको बता दिया था, DGP की नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है और 3 सितारा रैंक प्राप्त होता है। राज्यों में अगर बात किया जाए तो हमने कह दिया था UPSC के परामर्श के दौरान, यानी पीछे हम लोग जो है हम लोग एक प्रश्न में क्या कर चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है कि भाई क्या है आपका, देश की सेवा का सुरक्षा प्रदान करना। यह भी क्वेश्चन आपका हो गया था। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, 9वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ये मेरे हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है, बताइए। चलिए और ऊपर करते, पहला ऑप्शन दिया है पुलिस अधिनियम 1871 की धारा 7, दूसरा दिया है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1, तीसरा दिया है पुलिस अधिनियम 1901 की धारा 31, चौथा कह रहा है पुलिस अधिनियम 1992 की धारा 5। तो क्या कह रहे हैं, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1। ठीक, अगर IPC की बात की जाए, इंडियन पेनल कोड की बात की जाए, तो 1861 में क्या किया गया था, सारा चीज तैयार किया गया था। तो आपका क्या किया गया, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 जो है वह क्या करता है, पुलिस शब्द को परिभाषित करता है। क्या करता है, पुलिस शब्द को परिभाषित करता है। इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छे से इसके डिस्क्रिप्शन को समझाया गया है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं बहुत बढ़िया से। क्या कह रहा है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 के तहत पुलिस शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया गया था, और पुलिस शब्द में वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जो इस अधिनियम के तहत क्या होंगे, नामांकित होंगे।
पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 71 की धारा 7 क्या है? 71 की धारा में ऐसा कोई अधिनियम ही नहीं है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत इसका अर्थ है कि इस अधिनियम में परिणाम स्वरूप पुलिस बल में भर्ती होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी है। ठीक, पुलिस सरकारी एजेंसी है जिसे जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ शांति और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है, जिसके तहत पुलिस अधिकारी और कर्मी अपने दायित्व का क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं। अब क्या था? पुलिस अधिनियम 1901 की धारा 31, ये भी ऑप्शन में था। इसकी बात करते हैं तो 1901 में ऐसा कोई अधिनियम ही नहीं था। ठीक, अंतिम है आपका क्या? पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 के तहत अंतिम ऑप्शन था। तो इसमें क्या है? पुलिस सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक गलियों, मुख्य मार्गों, घाटों और अवतरण संस्थानों और सार्वजनिक आश्रय स्थलों के अलावा सभी स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सभाओं और सार्वजनिक राजमार्गों पर, सार्वजनिक सड़कों पर जुलूसों के दौरान बाधाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार होगी। तो इसका क्या किया गया है? 1861 की धारा 31 में इसका वर्णन है। पुलिस अधिनियम 1892 की धारा 5 की बात की जाए तो पुलिस अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत क्या था? अगले ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन है, जिले के मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारी क्षेत्र के भीतर पुलिस का प्रशासन एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक में निहित होना चाहिए जो राज्य सरकार ऐसे मजिस्ट्रेट के समग्र नियंत्रण और निर्देशन के तहत आवश्यकता समझे। तो ये क्या था? हर ऑप्शन को डिस्क्राइब किया गया था जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था। ऑप्शन हमारा क्या था? कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? तो हमारा राइट आंसर था पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1। चलिए अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात की जाए तो क्या कह रहा है भाई? हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना का रिपोर्ट किसे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक के बीच, हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किससे करेंगे? पहला दिया है निरीक्षक, दूसरा दिया है अवसर निरीक्षक, तीसरा है पुलिस अधीक्षक, चौथा है सहायक पुलिस अधीक्षक। तो इसमें राइट आंसर 2 हो जाएगा। कौन सा? अवसर निरीक्षक। अवसर निरीक्षक हो जाएगा। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर देखिए तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्या बताया गया है? देखिए लोअर सबलिटेंट कांस्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल है, फिर क्या है? हेड कांस्टेबल, फिर आपका एसआई है, फिर इसके बाद क्या है? असिस्टेंट एसआई है। यहाँ पे फिर अपर सुपरिटेंडेंट की बात की जाए तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेड पुलिस स्टेशन इन अर्बन एरियाज या हेड पुलिस स्टेशन इन रूरल एरिया। इसमें आपका सब इंस्पेक्टर आ जाता है, एसआई और इंस्पेक्टर है। ठीक, और आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर के बाद आपका ऊपर आ जाता है क्या? असिस्टेंट डिप्टी यानी एसपी आ जाता है जो हेड्स है किसका? सब डिवीजन का। इसके बाद एडिशनल एसपी है। एडिशनल एसपी के बाद आ जाता है क्या? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जो कि हेड्स पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये है आपका क्या? हेड्स लार्ज, क्या है? लार्जर पुलिस डिस्ट्रिक्ट यानी बड़े जिले का है। फिर क्या है? डिप्टी यानी आपका आईजीपी है क्या? हेड आपका हेड्स रेंज का है। फिर ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं। ऊपर फिर आपका क्या आ जाता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या आ जाता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसको आईजीपी कहते हैं। ये क्या है? हेड जोन है। इसके बाद एडिशनल डीजीपी होता है और सबसे ऊपर है आपका हेड्स द स्टेट पुलिस फोर्स। यानी स्टेट पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो स्टेट पुलिस फोर्स में कौन आ जाता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी। ठीक, हमारा प्रश्न क्या था? हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किससे करेंगे? तो हम किससे करेंगे भाई? अवसर निरीक्षक से करेंगे। ठीक, चलिए इसके की पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या कह रहा है? देखिए
राज्य पुलिस बलों के आमतौर पर दो भाग होते हैं, नागरिक और सशस्त्र पुलिस। क्या होता है? राज्य पुलिस बलों के आमतौर पर दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग, नागरिक और सशस्त्र पुलिस। अगर यहां बात किया जाए तो सिविल पुलिस दिन प्रतिदिन की कानूनी व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, और सशस्त्र पुलिस को तब तक रिजर्व में रखा जाता है जब तक कि दंगों जैसी स्थितियों में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता न हो। ठीक। सिविल पुलिस बल मोटे तौर पर नीचे दिखाए गए अनुसार पदानुक्रम संरचना का पालन करते हैं। प्रभावी पुलिस व्यवस्था के उद्देश्य में प्रत्येक राज्य को विभिन्न क्षेत्र इकाइयों में विभाजित किया गया है। किसमें? क्षेत्र में, रेंज में, जिले में और उप मंडल या मंडल तथा पुलिस स्टेशन और चौकी में डिवाइड किया गया है। अलग अलग पदनाम के दो पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष के मामले में स्थिति को निकटतम वरिष्ठ अधिकारी के सामने रखा जाता है या लाया जाना चाहिए। अंतिम है, उपरोक्त मामलों में उप निरीक्षक होने के नाते निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को स्थिति के बारे में सूचित करना चाहिए। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड थे। क्वेश्चन क्या था हमारा? हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के बीच में संघर्ष के मामले में आपराधिक घटना का रिपोर्ट किसे करना चाहिए? तो भाई अवर निरीक्षक को करना चाहिए। तो आज कुल हम लोग 10 प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर लिए, जो आपका पुलिस से संबंधित यानी पुलिस न्याय निगमन से संबंधित था और कथन और कार्यवाही से भी संबंधित था, जो एसआई और यूपीपी के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही जो है कि मजेदार वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप हमारे अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी पढ़ा यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। 5-6 दिन हम लोग इस पर वीडियो शूट करेंगे। कुल 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपसे परीक्षाओं में क्या किया गया है, पूछा गया है। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।